देखिए, ये दीनदयाल सेवा प्रतिष्ठान का आज प्रांतीय अधिवेशन चल रहा है और दीनदयाल सेवा संस्थान को कुछ भूमि नगर निगम द्वारा उस समय आवंटित की गई थी। उसको शासन को उसमें अंतिम निर्णय लेना है, वो अभी तक लंबित पड़ा हुआ है क्योंकि वो विषय वहाँ पर आया था। इसलिए मैंने कहा है कि एक बार माननीय मुख्यमंत्री से सब लोग जाकर बात करें और इस पर निर्णय हो ताकि इस काम को और तेज़ी से आगे बढ़ाया जा सके। सर, ऐसे कौन से मुद्दे हैं, अगर आपको मौका मिलता है सरकार में आने का, तो वो कौन से मुद्दे हैं जो आप करना चाहेंगे? जो जनता के हित में काम रुके हुए सब पूरे हो सकते हैं। इधर देखने वाला बात करने के लिए एक बार फिर मैं निवेदन कर रहा हूँ साधना शर्मा जी, अंजलि वर्मा जी और इसी के साथ विनोद उनियाल दीदी आ जाए। पहले भी नाम ले चुका हूँ। अनिल कुमार जी, राजेंद्र बंसल जी, सुनील कुमार, रमेश कुमार और राकेश कुमार जी भी आए हैं। तक उसके संदेश को पहुँचाना चाहते हैं। इस प्रतिष्ठान की स्थापना मेरे गुरु डॉक्टर शिव कुमार अस्थाना जी ने की थी और उसके पीछे की कहानी ये थी कि 91 में 91 के बाद भारतीय जनता पार्टी में जब बड़ी तेज़ी से विस्तार हुआ तो लोगों को साहित्य और प्रशिक्षण कार्य देने के लिए जो दीनदयाल जी के विचार और दीनदयाल जी के भारतीय जनता पार्टी का जो पंचमूल सिद्धांत था उन सब का प्रचार प्रसार के लिए एक संस्था की आवश्यकता हुई। तो आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी और आदरणीय सुंदर सिंह भंडारी जी इन लोगों ने ये आवश्यकता महसूस की और इस पे चिंता व्यक्त की। चिंता के उसमें उस समय तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय कलराज मिश्रा जी थे और उन्होंने अटल जी के साथ के समय के ही प्रचारक डॉक्टर शिव कुमार अस्थाना जी जो मिलिट्री से के रिटायर्ड थे, मिलिट्री में अकाउंट सर्विसेज से छोड़ करके गए थे, सारी रिटायर्ड नहीं थे, उन्होंने सर्विस छोड़ करके प्रचारक का काम किया था और इधर के तमाम ज़िलों में देहरादून, सहारनपुर, मेरठ तमाम ज़िलों में उन्होंने संगठन को खड़ा किया था, संघ कार्य किया था। और फिर भारतीय जनता पार्टी में जब दीनदयाल जी को भारतीय जनता पार्टी में भेजा गया तो उनको भी प्रचारकों के उसमें भेजा गया था। जो में आज आपकी शाखा है, जैसे आपने बताया कि उत्तराखंड में चल रहा है, यूपी में ऑलरेडी चल ही रहा है, तो कितनी जगह ऐसी है? और देखिए, जब हम प्रतिष्ठान का कार्य इसका शुरू हुआ था तो चाहे हमारा केंद्र हो दिल्ली या हिंदी भाषी जितने भी हमारे प्रदेश थे उन सभी जगहों पर हमारे प्रतिष्ठान से साहित्य और उनको भेजा जाता था और उनके साथ वहाँ पर कार्य होता था। इसके बाद धीरे धीरे हमारे अन्य केंद्र स्वतंत्र रूप से जो हमारे प्रादेशिक वो हैं वो बनाने लगे। जैसे हमारे यहाँ से प्रभात जी जा कर के उत्तर प्रदेश में वो मीडिया के प्रभारी थे झा साहब, प्रभात झा जो मध्य प्रदेश के अध्यक्ष हुए, तो एक उन्होंने वहाँ पर सेंटर खड़ा किया, एक राजस्थान में खड़ा हुआ, एक दिल्ली में खड़ा हुआ। मुस्लिम्स के बारे में जो भी आपने कुछ बिंदु निकाले कि हम लोग कैसे जो राष्ट्रवादी मुस्लिम हैं कैसे पहचान करेंगे जैसे राष्ट्रवादी हिंदू हैं, तो ये बहुत अच्छा एक सवाल है आपका, ज़रा इस पर प्रकाश डालिए। देखिए, यह एक सत्य है, एक कटु सत्य है, या सत्य तो हमेशा सत्य होता है, उसका कोई वो नहीं होता, कि बहुत कम ऐसे लोग हैं जिनको विशेषकर मुस्लिम में जिनको कि अपने देश से प्यार ना हो या जो राष्ट्र के विषय में न सोच। राष्ट्रवादी वही ना जो जिसके विषय में राष्ट्र के प्रेम हो, और तो राष्ट्रवादी का कोई अर्थ नहीं होता। बिल्कुल। तो जब वो बहुत कम लोग हैं तो उन बाकी लोगों को उनसे अलग किया जाना चाहिए। कोई न कोई ऐसा तरीका होना चाहिए कि उनसे और उनके बीच में हो, उन्हीं के साथ वो एक साथ न उन जोड़ दिए जाएं। तो उसके अलगाव के करने के क्या तरीके होंगे, क्या किस तरह से किया जाए, इस विषय पर हम लोगों ने शोध करने का काम शुरू किया है। और लखनऊ के भाषा विश्वविद्यालय है, वहाँ पर मोइनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय है, जो अन्य बाकी लोगों से प्रोफेसर्स वगैरह को लगा करके हम लोगों की एक टीम बनाए है 22 लोगों की, जो इस विषय में हम लोगों को सुझाव देगी
अभी वर्तमान में तुरंत हम लोगों ने ये किया है कि जो तथ्य हैं, जो राष्ट्रवादी विचारधारा है, उसको कम से कम उर्दू भाषा में दिया जाए, क्योंकि हम यह मानते हैं कि उर्दू का मुसलमानों से कोई संबंध नहीं है, वैसे जैसे हिंदी का जो है हिंदुओं से कोई संबंध नहीं है। बिल्कुल उसी तरह और दोनों भारतीय भाषाएं हैं, हिंदी भी भारतीय भाषा है, उर्दू भी भारतीय भाषा है। दोनों को यदि हम कवि के द्वारा जो कहा जाता है कि दोनों सगी बहनें हैं, बिल्कुल सत्य वचन हैं, बिल्कुल। तो ऐसे में यह इस तरह का जो माहौल बना दिया गया कि हिंदू की उर्दू मुसलमान की, यह ख़त्म। सबसे पहला हमारा स्टेप ये है कि इसके विषय में हम आएँ, फिर इसकी स्वीकार्यता होगी, फिर आगे बढ़ते जाएंगे। बिल्कुल सर, आखिर में ATV हिंदी न्यूज़ के माध्यम से आप दर्शकों तक अपनी संस्था के बारे में क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, हमारी संस्था, जैसा कि हम लोगों ने अपने उसमें भी कहा कि हमारी संस्था किसी भी राजनीतिक उद्देश्य के लिए कार्य नहीं करती। हम अपने सदस्यों से स्पष्ट रूप से कह दे सकते हैं कि आप इसके द्वारा न कोई राजनीतिक सुविधा प्राप्त कर सकते हैं, न धन प्राप्त कर सकते हैं। हमारे यहाँ चार वो पराक्रम कहे गए हैं, जिसमें चौथा वो जो है जो ईश्वरीय उसमें जाता है, जो मोक्ष के समकक्ष जाता है। उस सुख के लिए या उस चैलेंज को प्राप्त करने के लिए, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमारा यह प्रतिष्ठान काम करता है। और हमारे सारे सदस्य इसीलिए निस्वार्थ भाव से और इसको ईश्वरीय कार्य मान करके इसमें सहयोग देते हैं और इसका वो संचालन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए।